हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से RDX गुरु में। दोस्तों, हम रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं। उसमें नया लेक्चर शुरू करेंगे। क्या? अपमार्जक यानी डिटर्जेंट। अपमार्जक क्या बोलते हैं? डिटर्जेंट। चलो बिना समय गंवाए शुरू करेंगे डिटर्जेंट। और एक और पढ़ेंगे उर्वरक। दो दो पढ़ेंगे, है ना। इसमें छोटे कम ही क्वेश्चन है, तो दोनों कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है, तो क्या होता है? ये है, इसमें ऑप्शन ई आएगा। क्यों? गंधक, लोहा, जस्ता, मैग्नीशियम। इसमें से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक। मतलब लोहा भी होता है, जस्ता भी होता है, गंधक भी होती है, इनमें कई चीज़ होती हैं। देखो, पर समझ लेते हैं इसका पहले इसका ये समझ लेते हैं कहानी। शरीर के तापमान को विनियमित करने के लिए तरल के रूप में त्वचा से पसीना उत्पन्न होता है। इसमें खनिज, अम्ल, यूरिया भी मौजूद होते हैं। पसीने में मुख्य रूप से देखो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, ये सब पाए जाते हैं। इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक ई ऑप्शन होगा। ओके, चलो अगला देखते हैं। कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग किया जाता है? तो किसका? वनस्पति तेल, मोबिल ऑयल, केरोसिन, कास्टिंग सोडा। तो वनस्पति तेल। कौन सा? ऑप्शन ए। साबुनीकरण की प्रक्रिया में वनस्पति तेल या वसा एवं कास्टिक सोडा, वसा एवं कास्टिक सोडा या वनस्पति तेल का, या कास्टिक सोडा अगर नहीं है तो कास्टिक पोटास। अब सो दोबारा देखो, वनस्पति तेल या वसा एवं कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटास, इनका जलीय विलयन को गर्म करके रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा साबुन का निर्माण किया जाता है तथा ग्लिसरॉल मुक्त होता है। साबुन का निर्माण होता है और ग्लिसरॉल मुक्त होता है। ठीक है, अगला देखो। साबुन ग्रीस को हटाता है स्कंदन द्वारा, अधिशोषण द्वारा, पायसीकरण द्वारा, है इमल्सन द्वारा बोलते हैं ना। पायसीकरण को क्या बोलते हैं? इमल्सन बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन। पायसीकरण सामान्यतः ध्रुवीय समूहों युक्त लंबी श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं। उदाहरण उदाहरण के लिए साबुन सोडियम तथा पोटेशियम के वसीय लवण हो, मतलब साबुन में क्या है? सोडियम और पोटेशियम के वसीय लवण होते हैं। अच्छा, अगला, साबुन के अणु में दो भाग होते हैं। क्या? नंबर एक, लंबी हाइड्रोकार्बन शाखा, और जो कि वसा में घुलनशील है। और जबकि नंबर दो है जल में विलेय ध्रुवीय भाग। यानी पायसीकरण, इमल्सिफिकेशन के दौरान साबुन का अध्रुवीय एल्किल समूह यानी C17H15 एल्किल समूह तेल या ग्रीस को घोल देता है तथा ध्रुवीय समूह जल में घुल जाता है। और जब इसे ठीक प्रकार रगड़ा जाता है तो ग्रीस छोटी छोटी बूंदों के रूप में जल में निलंबित हो जाते हैं और जल के बहाव के साथ सरलता से बह जाते हैं ग्रीस। ठीक है, ये प्रक्रिया होती है पायसीकरण के द्वारा, इमल्सिफिकेशन। अगला देखो, कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट हैं। क्या हैं? सल्फोनेट, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना। सल्फोनेट समझो। डिटर्जेंट आर्द्रक आर्द्रक अथवा आर्द्रकों के यौगिक होते हैं जो तनुकृत अवस्था में सफाई के गुण को प्रदर्शित करते हैं। वस्तुतः ऐसे पदार्थ, अब एक थोड़ा नाम लंबा है, एल्किल बेंजी सनसल्फोनेट्स होते हैं। डिटर्जेंट कठोर जल में भी घुलनशील होते हैं, यानी सल्फोनेट्स होते हैं डिटर्जेंट। ठीक है, पढ़ लिए हम लोग। अपमार्जक यानी डिटर्जेंट क्या है? तो क्या है? शोधन अभिकर्ता हैं, शोधन अभिकर्ता। देखो, अपमार्जक साबुन से थोड़ा भिन्न होते हैं। डिटर्जेंट साबुन से थोड़ा भिन्न होते हैं। क्यों? ये कठोर जल से कपड़ा धोने के काम आते हैं, क्योंकि अपमार्जक कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के आयनों के साथ कोई अवलेय अवक्षेप नहीं बनाते। यही कारण है कि ये कठोर जल के साथ अधिक झाग देते हैं। कौन? डिटर्जेंट। मैले कपड़ों से सफलतापूर्वक तेल एवं गर्द निकाल देते हैं। अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव घटा देते हैं, कम कर देते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, पृष्ठ तनाव को कम करते हैं। अगला देखो, कथन कारण का क्वेश्चन है। अपमार्जक मैले कपड़ों से सरलतापूर्वक तेल गर्द निकाल देते हैं। बिल्कुल राइट है, निकाल देते हैं। अगला देखो, अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देते हैं। नहीं, अभी तो पढ़ाया। पृष्ठ तनाव घटा देते हैं। ए सही, आर गलत। ए सही, आर गलत, सी ऑप्शन ये वाला। ठीक है, चलो कथन कारण का फिर क्वेश्चन आया। कृत्रिम प्रक्षालक कठोर जल में अधिक झाग बना सकता है। सही है बात? सही है। कृत्रिम प्रक्षालक कठोर जल के साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील लवण बनाते हैं। ये भी सही है, दोनों सही है। क्या? बिल्कुल दोनों सही है, और सही व्याख्या भी करता भी पढ़ ली। प्रक्षालक मतलब वही डिटर्जेंट, ऑप्शन ए। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न कथनों पर विचार करना है। कपड़े धोने के चूर्ण में अपमार्जक में सोडियम सल्फेट तथा सोडियम सिलिकेट इसलिए मिश्रित किए जाते हैं क्योंकि चूर्ण शुष्क रहे, चूर्ण की क्षारीयता बनी रहे। दोनों ही सही है, सी ऑप्शन। क्षारीयता बनी रहे और शुष्क रहे। देखो पढ़ लेते हैं। कपड़े धोने के चूर्ण में अपमार्जक में सोडियम सल्फेट
मिलाने से क्षारकता बनी रहती है, मतलब क्षारकता बनाने के लिए सोडियम सल्फेट और सोडियम सिलिकेट मिलाने से चूर्ण क्रिस्टलीय हो जाता है और यह शुष्क बनाता है। सोडियम सिलिकेट से शुष्क और सोडियम सल्फेट से क्षारकता। ओके, तो अगला टॉपिक है ये उर्वरक यानी खाद, मैन्योर बोलते हैं ना, खाद मैन्योर वही है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इसका पहला क्वेश्चन छोटा सा, इसको भी कर लेते हैं कंप्लीट। चलो, कथनों पर विचार करना है आपको। कथन क्या है? पौधे की फास्फोरस आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रासायनिक उर्वरक आवश्यक हैं। सही है? सही है। 1 मीट्रिक टन जैव खाद मुश्किल से 2 से 3 किलो फास्फोरस की आपूर्ति करता है। ये भी बात सही है। ये बात दोनों ही सही हैं और व्याख्या भी कर रहा है। ए ऑप्शन हो गया ना, कथन कारण दोनों सही और व्याख्या भी कर रहा है भाई। कारण जो है, पौधे के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम प्रमुख आवश्यक तत्वों के रूप में जाना जाता है, इसलिए इनकी आवश्यकता मात्रा को उर्वरक के रूप में दिया जाता है। 1 मीट्रिक टन जैव खाद में मात्र 1.5 से 3 किलो 1 मीट्रिक टन 1 MT जैव खाद में 1.5 से 3 किलो फास्फोरस प्राप्त होता है, अतः इसकी पूर्ति हेतु रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन सही है। अगला देखो, गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक उपयोगी है? तो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पादपों का एक आवश्यक तत्व है। गेहूं की फसल के लिए नाइट्रोजन उर्वरक एक परम आवश्यक उर्वरक है। गेहूं की उचित हरितिमा, मतलब जो हरा होता है ना, तथा उसकी उचित विकास के लिए नाइट्रोजन आवश्यक है, हरा बनाने के लिए और विकास के लिए। ओके, ए ऑप्शन। तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता, तो देखो ये नाइट्रोजन, क्लोरीन, फास्फोरस, लेकिन हाइड्रोजन नहीं मिलता है। बी ऑप्शन। देखो, उर्वरक ऐसे रासायनिक होते हैं जो पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायक होते हैं। उर्वरक में मुख्यतः उपस्थित होता है, क्या क्या होता है? देखो, दो तरह के होते हैं। एक मतलब सूक्ष्म पोषक तत्व और एक स्थूल पोषक तत्व। तो स्थूल मतलब ज़्यादा मात्रा में, जिनकी ज़्यादा मात्रा में जरूरत होती है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ये 6 तत्व हैं, इनकी ज़्यादा मात्रा में जरूरत होती है, स्थूल पोषक तत्व हैं। और सूक्ष्म पोषक तत्व जिनकी बहुत कम मात्रा में जरूरत होती है, क्या? बोरोन, क्लोरीन, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, जस्ता। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इसे बहुत बार क्वेश्चन आता है और आता ही है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन से स्थूल पोषक तत्व हैं, कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है, याद रख लेना। स्थूल को याद रखो, सूक्ष्म अपने आप हो जाएगा। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये 6 हैं। ठीक है, अगला देखो, कौन सही सुमेलित नहीं है? पादप पोषक तत्व और कार्य उसके। देखो, नाइट्रोजन का कार्य है वृद्धि एवं विकास, बिल्कुल सही है। फास्फोरस का कार्य है जड़ का विकास करना, ये भी सही है। और पोटेशियम का कार्य है स्टोमेटा के खुलने और बंद होना, पोटेशियम, ये भी सही है, सब सही है। और बोरोन रोग प्रतिरोधकता, ये भी सही है। इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, इन चारों का सही काम दे रखा है, इसलिए ये क्वेश्चन हटाने योग्य है। देखो, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम पौधे के दीर्घ पोषक तत्व हैं, अभी पढ़ लिया हमने। सल्फर है, सल्फर भी था, और दो तो बताना आप कमेंट बॉक्स में। नाइट्रोजन की कमी से पत्तियां पीली पड़ जाती हैं तथा पौधे की वृद्धि और विकास रुक जाता है। पौधे फास्फोरस को प्राय फास्फेट आयन के रूप में ग्रहण करते हैं, फास्फेट आयन के रूप में। ओके, यह जड़ों के विकास के लिए आवश्यक है फास्फोरस। ओके, पोटेशियम की स्टोमेटा, पोटेशियम स्टोमेटा के खुलने बंद होने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है पोटेशियम की, ये भी सही है। बोरोन पौधों का एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, इसकी कमी से चुकंदर में हार्ट रोग यानी हार्ट रोट रोग और सेब में आंतरिक कार्क यानी इंटरनल कार्क नामक रोग हो जाता है। इसकी कमी से ल्यूग्मेनोसी कुल में पौधों की जड़ों में गुटिकाएं, रूट नूडल्स बोलते हैं ना, रूट नूडल्स नहीं बनते हैं, किसी कमी से, बोरोन की कमी से। ऐसा पाया गया है कि बोरोन कई रोगों के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने में सहायक है। इस प्रकार सभी विकल्प सही हैं। ठीक है, देख लेना, पढ़ लो इसको, अलग अलग पूछ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, अगला देखो, कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? तो भैया अमोनियम सल्फेट। देखो, मृदा में अम्लता की माप जो है पीएच मान से होती है। पीएच मूल्य जितना कम होगा उतनी मृदा अम्लीय होगी और ज़्यादा होगा क्षारीय होगी। प्रश्नगत विकल्पों में दिए गए उर्वरकों में अमोनियम सल्फेट क्या होता है? NH4 का होल ट्वाइस SO4 उर्वरक में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है। कौन? अमोनियम सल्फेट, इंपॉर्टेंट है। अगला देखो, यूरिया है एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। ए ऑप्शन। यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CONH2 का होल ट्वाइस। यूरिया में लगभग 46.7% नाइट्रोजन एमाइड के रूप में उपस्थित है। किसके रूप में? एमाइड, ये भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नाइट्रोजन किसके? एमाइड के रूप में उपस्थित होती है। कार्बनिक रसायन के क्षेत्र में इसे कार्बामाइट, कार्बनिक रसायन के क्षेत्र में कार्बामाइट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कार्बामाइट। ओके, ध्यान रखना, कार्बामाइट। यूरिया में नाइट्रोजन 47% लगभग, पढ़ लिए हम लोग। यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व क्या हैं? तो भैया कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सभी हैं। ठीक है,
यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होती है अभी पढ़े, किसके, एमाइड के रूप में, ए ऑप्शन एमाइड के रूप में। निम्नलिखित रासायनिक उर्वरकों में से कौन 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल में अपेक्षाकृत अधिक घुलनशील है? तो यूरिया होगा, बिल्कुल क्लियर है। तो यूरिया, रासायनिक उर्वरकों में 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर यूरिया जल में अधिक घुलनशील होता है। यूरिया बहुत जल्दी घुल जाता है। आप अगर गांव से हैं तो देखा होगा, यूरिया को जैसे ही खेत में डालते हैं तुरंत घुल जाता है। भारत में रासायनिक उर्वरक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। देखो, वर्तमान में रासायनिक उर्वरक का खुदरा मूल्य बाजार संचालित है और ये सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं है। ये गलत है, सरकार द्वारा नियंत्रित है, 100% कंट्रोल करती है सरकार इसको, क्योंकि आपको सब्सिडी देती है इसलिए कंट्रोल करती है। अमोनिया जो यूरिया बनाने में काम आता है वह प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होता है। ये सही है, बिल्कुल राइट है, प्राकृतिक गैस से बनता है। सल्फर जो फास्फोरिक अम्ल उर्वरक के लिए कच्चा माल है, फास्फोरिक अम्ल उर्वरक के लिए सल्फर कच्चा माल है, वह तेल शोधन कारखानों का उप उत्पाद है, बाई प्रोडक्ट है। ये भी राइट है, बिल्कुल सही है। 2 और 3 सही है। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो, भारत में रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक यूरिया का प्रयोग हो रहा है तथा रासायनिक उर्वरकों का खुदरा मूल्य सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ये इसलिए पहला गलत। अमोनिया जो यूरिया सहित विभिन्न नाइट्रोजन उर्वरकों के निर्माण में काम आता है वह प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होता है ये यूरिया। ठीक है। अब देखो, औद्योगिक उद्देश्यों हेतु अमोनिया का उत्पादन हैबर विधि द्वारा किया जाता है। हैबर विधि क्या, आप देख लो। इस विधि के तहत वायु से नाइट्रोजन एवं प्राकृतिक गैस मीथेन से व्युत्पन्न हाइड्रोजन की अभिक्रिया द्वारा अमोनिया का उत्पादन होता है हैबर विधि से। सल्फर जो फास्फोरिक अम्ल उर्वरक के लिए कच्चा माल है वह तेल शोधन कारखानों का उपोत्पाद है, यानी बाई प्रोडक्ट है। ये भी बात सही है। अगला देखो, 1 किलोग्राम नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए कितनी यूरिया की मात्रा होती है? तो भाई इसको होती है, बी ऑप्शन है। देखो, थोड़ा सा इसका सूत्र है। यूरिया में लगभग 40% नाइट्रोजन होती है। देखो, 460 ग्राम है, 40 का मतलब 40% मतलब 460 ग्राम में नाइट्रोजन में 1000 ग्राम यूरिया लगेगा। यानी 100, देखो 100 में 40 भाग हो गया तो 1000, यानी 1 किलो में यूरिया कितना हो गया? यूरिया हो गया, नाइट्रोजन कितनी हो गई? 460 ग्राम हो गई। वहीं 1 ग्राम में कितनी हो जाएगी? तो 1000 बटे 460, 100 ग्राम में मतलब हमको 1000 ग्राम, 1 किलो लेनी है ना। 1000 ग्राम नाइट्रोजन का मतलब क्या होगा? 1 किलोग्राम नाइट्रोजन। तो 1000 बटे 460 इंटू 1000 कितना आ गया? तो 2173 ग्राम यूरिया, इतना यूरिया लगेगा, यानी 2.2 किलोग्राम लगभग यूरिया लगेगा। सूत्र है बस। तो 1 किलोग्राम नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए कितना? 2.2 किलोग्राम यूरिया लगेगा। सूत्र है और कुछ नहीं है, बस नाइट्रोजन कितनी होती है उसके हिसाब से सूत्र में रख दिया है और निकाल दिया। ठीक है। अगला देखो, कृषि में नाइट्रोजनी उर्वरकों के अत्यधिक अनुपयुक्त उपयोग का क्या प्रभाव हो सकता है? नाइट्रोजन यौगिक सूक्ष्म जीवों, नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मिट्टी में प्रचुरता हो सकती है? ऐसा नहीं, क्यों हो जाएगी? इससे कैसे हो जाएगी? मिट्टी की अम्लता में बढ़ोतरी हो सकती है, ये हो सकती है, अम्लता में बढ़ोतरी हो सकती है। ये दूसरा सही है। बहुम जल, ग्राउंड वाटर में नाइट्रोजन का निच्छालन, लीचिंग हो सकती है, ये भी हो सकती है। 2 3 सही है। ठीक है, सी ऑप्शन, 2 और 3 सही। कृषि में नाइट्रोजनी उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से पर्यावरण विभिन्न तरीकों से प्रभावित हो सकता है, जिसमें मिट्टी का अत्यधिक अम्लीय हो जाना, बहुम जल में नैसर्गिकता नाइट्रोजन के निच्छालन हो जाना, लीचिंग हो जाना, जल में अन्य खनिजों का अत्यधिक पाया जाना, यूट्रोफिकेशन हो जाना, है ना। यूट्रोफिकेशन मतलब ज़्यादा पोषक तत्व हो जाते हैं पानी में, उसमें क्या है फिर एल्गी जो है ना, एल्गी ज़्यादा ग्रोथ कर जाता है, जिसमें ऑक्सीजन की डिमांड बीओडी बहुत बढ़ जाती है। ये पढ़ेंगे हम, और आपने पढ़ भी रखा है उसमें, अब भूगोल में पढ़ा है, बाकी इन्वायरमेंट में भी पढ़ा है, आप उसमें देख लेना एक बार। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, किस रूप में? नाइट्रेट के रूप में, पी। वस्तुतः नाइट्रेट नाइट्रोजन का ऑक्सीजन के संयोग से बने हुए यौगिक होते हैं। वनस्पति वृद्धि के लिए पौधे नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, इसकी पूर्ति वो घुलनशील नाइट्रेट के रूप में करते हैं। अगला देखो, 15 नंबर, किसका उपयोग यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है? यूरिया उर्वरक कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल सही है, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। देखो, 2 चीज़ का होता है। यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र पढ़ लिया हम लोग, NH2 का होल ट्वाइस और CO। कार्बनिक रसायन के क्षेत्र में कार्बामाइड भी कहा जाता है इसको। किसको? यूरिया को कार्बामाइड। एक रंगहीन गंधहीन ठोस पदार्थ है जो जल में अतिविलेय होता है। बड़े पैमाने पर यूरिया का उत्पादन द्रव अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड, ये 2 चीज़ें रखना, द्रव अमोनिया, लिक्विड अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रतिक्रिया से होता है इसका उत्पादन। ओके। अगला देखो, भारत सरकार कृषि में नीम आलोपित या नीम कोटेड यूरिया का यूज कर रही है। इसका उपयोग क्यों करती है? तो नीम कोटेड यूरिया से निर्मुक्त होने पर मृदा सूक्ष्म कार्बोनेटन लेप मृदा में यूरिया घुलने की दर कम हो जाती है। बी ऑप्शन। देखो, इससे क्या है, इसमें मृदा में यूरिया के घुलने की दर कम हो जाती है, तो इसलिए पौधों को नाइट्रोजन ज़्यादा मिलता है। और दूसरा क्या है, जो इसका फैक्ट्री वगैरह में यूज है ना, वो भी रुक जाता है।
तो नीम कोटेड यूरिया के प्रत्येक कण में नीम का तेल से लेप किया जाता है, जो मृदा में यूरिया घुलने की दर को कम कर देता है, जिससे फसलों में नाइट्रोजन की उपलब्धता बढ़ जाती है। नीम लोपित यूरिया की अपेक्षाकृत कम मात्रा की आवश्यकता होती है, जिससे फसल उत्पादन में उत्पादकता बढ़ जाती है। नीम लोपित यूरिया औद्योगिक प्रयोग हेतु उपयुक्त नहीं हो पाते, जिससे सब्सिडी वाला जो यूरिया है वो गैर कृषि कार्यों में स्थानांतरण पथांतरण नहीं होता है। ठीक है, ये होता है। अगर देखो डीएपी में कितने प्रतिशत फास्फोरस तथा नाइट्रोजन पाई जाती है। फास्फोरस का सूत्र होता है P2O5 और नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होता है। फास्फोरस मतलब एक होता है 18 और 46%, किसमें डीएपी में। अब देखो डीएपी मतलब डाई अमोनियम फास्फेट एक उर्वरक है। इसका रासायनिक सूत्र होता है NH4 का उल्टाइस HPO4। इसके रासायनिक संगठक में 46 से 53% फास्फोरस। अब फास्फोरस ज़्यादा होती है डीएपी में और 18 से 21% नाइट्रोजन। डीएपी में 18% लगभग 18 से 21% नाइट्रोजन और 46 से 53% के बीच में होती है फास्फोरस। ओके, अगला कौन सा मिश्रित उर्वरक है? तो NPK है ना, NPK होता है मिश्रित, नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम बोलते हैं ना, NPK इसको बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक उर्वरक नहीं है? तो देखो यूरिया, सुपर फास्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, लेकिन सोडियम सल्फेट नहीं है। बी ऑप्शन, यूरिया, सुपर फास्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट रासायनिक उर्वरक हैं, जबकि सोडियम सल्फेट ये उर्वरक रासायनिक उर्वरक नहीं है। ऑप्शन बी। अगला देखो फसलों में पर्णीय छिड़काव के लिए सबसे उपयुक्त उर्वरक कौन सा है? यूरिया है, पत्तों पर छिड़काव के लिए ना। यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र बता दिया हम। इसे कार्बामाइट भी कहते हैं, कई बार पढ़ लिया है। कृषि में नाइट्रोजन युक्त रासायनिक खाद के रूप में इसका उपयोग होता है। फसलों में पर्णीय यानी पत्तों पर छिड़काव के लिए सबसे उपयुक्त है ये, है ना। अगला देखो पर्णीय छिड़काव के लिए सबसे प्रचलित क्या होता है? यूरिया होता है, सी। अगला देखो ह्यूमस। ह्यूमस उदाहरण है किसका? जैविक कोलाइड का। जैविक कोलाइड, ह्यूमस जैविक कोलाइड, जैविक मृदा कोलाइड का एक उदाहरण है, जैविक मृदा कोलाइड। हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त क्या है? इसके हिसाब से सनई है। देखो कृषि में हरी अपघटित सामग्री का उपयोग जब खाद के रूप में किया जाता है तो इसे हरी खाद कहते हैं। यह मृदा के लगातार दोहन में उपस्थित पौधे में वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व जो होते हैं ना उसका नष्ट हो जाने के लिए क्षतिपूर्ति हेतु और मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखने के लिए हरी खाद का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक उत्तम विकल्प माना गया हरी खाद। हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसलें कौन सी है? सनई, उसके बाद ढैंचा, फिर ग्वार, लोबिया, मूंग, उड़द और जंगली नील। इंपॉर्टेंट है, सनई, ढैंचा, ग्वार, लोबिया, मूंग, उड़द, जंगली नील, ये सब इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? नील हरे शैवाल, धान, उसके बाद राइजोबियम लेग्यूमिनेसरम ये मटर, एजोटोबैक्टर गेहूँ, अजोला मक्का ये गलत है। अजोला धान के लिए होता है ना, डी ऑप्शन गलत है। देख लेते हैं क्या सही है। देखो भैया एजोला, एनाबेना, नॉस्टॉक, नीलहरित शैवाल आदि धान की फसल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण को बढ़ावा देते हैं। कौन? एजोला, एनाबीना, नॉस्टॉक, नीलहरित शैवाल, ये सब ये जैव उर्वरक की तरह कार्य करते हैं। राइजोबियम लेग्यूमिनिसेरम मटर है ना, पायसम सेटावम में फसल में, जबकि एजोटोबैक्टर गेहूं की फसल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है और सामान्यतः एजोला मक्का की फसल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के रूप में प्रयुक्त नहीं होता। अतः डी सही नहीं है, ये धान में प्रयुक्त होता है। तो आज का हमारा लेक्चर संपन्न, आशा है आपको पसंद आएगा। कल से लास्ट वाला लेक्चर विविध होगा और ये विविध 2 पार्ट में हम ख़त्म करेंगे। और भैया आप लोग इसको शेयर करिए, लोगों को बताइए। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और तैयार हो जाइए अगले युद्ध के लिए। ठीक है, मैं आपको ऐसे ही बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो देता रहूँगा। ओके, थैंक यू सो मच, जय हिंद।